Hey everyone, so today's video is all about BDA second year. तो BDA second year मेरे लिए तो काफ़ी हेक्टिक रहा था और जिस दिन तक रिज़ल्ट नहीं आया था उस दिन तक भी मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं मेरा क्या बनेगा सेकेंड ईयर में, पता नहीं मैं पास होंगी कि नहीं। मतलब बहुत ही हेक्टिक और बहुत ही एंग्जाइटी भरा ये साल था मेरे लिए 2023। और तो लास्ट टाइम मैं बहुत कम घूमी फिरी हूँ और मतलब मोस्टली मैं क्लासेस में होती थी या फिर प्रैक्टिकल कर रही होती थी। स्टार्ट करते हैं हम फार्माकोलॉजी से। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सभी डरते हैं बच्चे ना काफ़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्लासिफिकेशंस होती हैं याद करने वाली। तो मेरा ख्याल ये है कि उतना भी टफ नहीं है ये फार्मा सब्जेक्ट। हाँ, ये है कि क्लासिफिकेशन आपको बहुत बार रेपिटेशन करनी पड़ेगी, बहुत बार लिख के देखना पड़ेगा, बहुत बार रिकॉल करना पड़ेगा, बट क्लासिफिकेशन याद हो जाते हैं इवेंचुअली। बट इसमें मेन चीज़ होती है कंसेप्ट क्लियर रखना। तो अगर आपकी फिजियोलॉजी अच्छी रही है फर्स्ट ईयर में, आपको फार्मा भी ईजी लगेगी। तो फार्मा में ऐसा है ना कि हमारे जो सर थे उन्होंने हमारे कंसेप्ट्स बहुत क्लियर करे थे और वो हमें क्वेश्चनिंग करते रहते थे क्लास में, तो हम बार बार पढ़ते थे। मतलब मैंने ऑलमोस्ट पूरा साल मैंने फार्मा पर ही ध्यान दिया था बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली। मतलब मैंने बहुत फार्मा स्टडी की, मैंने बहुत नोट्स बनाए। सबसे पहले मैंने उसकी बुक पढ़ी थी केडी त्रिपाठी, क्योंकि सर उससे पढ़ाते थे तो हम साथ साथ में ऐसे रेफर करते थे। बट एंड में मेरे काम आई है शानबाग रिवीजन के टाइम पे। तो अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जो चाहता है कि हाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए इस सब्जेक्ट की, बट एंड में मैं अच्छे से रिवाइज भी कर पाऊँ, तो आपको ये दो बुक्स तो यूज़ करनी ही पड़ेगी। मैंने दोनों ही खरीदी थी, केडी त्रिपाठी भी और शानबाग भी। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। बट पहले क्या करना है, जब बाकी डिपेंड करता है आपके टीचर्स पर कि वो क्लास में कैसे पढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे टीचर तो बोर्ड पे पढ़ाते थे, सर हमें प्रॉपर सारा समझाना, पूरा पहले एक लेक्चर में प्रॉपर फिजियोलॉजी डिस्कस करना, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट ड्रग्स पे आना, कैसे कैसे उनका एक्शन है, वो सारा कुछ। और अगर मैं आपको एग्ज़ाम फॉर्मेट बताऊं तो वो एग्ज़ाम फॉर्मेट ऐसा होता है, और ये मैंने आपको दे दिया है। ऐसे आपको पेपर में पूरा लिखना होता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन लिखोगे, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। मान लो एंटी हाइपरटेंसिव है, आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन लिखनी है, फिर उसका फार्माकोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिर उसके यूजेस क्या हैं, उसके मतलब एक्शंस क्या हैं और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें क्या होगा हमारे लिए, बाकी चीज़ें अगर आप ना भी लिखो तो चलेगा, फार्माकोकाइनेटिक्स ना भी करो तो भी चलेगा, बट यूजेस और उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फार्मा में। और क्लासिफिकेशन तो चलो है ही, क्लासिफिकेशन के बिना तो वो टॉपिक ही नहीं है। तो 15 मार्क्स में तो आपको ये सब कवर करना पड़ेगा। बट इसके लिए आपको मतलब ऐसे ना हो ना कि एंड में सारा कुछ मिक्सअप हो जाए। इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है रखनी। तो पहले आप अच्छे से केडी से पढ़ो सारा साल, ठीक है। आप पहले 6-7 मंथ्स एटलीस्ट केडी से पढ़ो अच्छे से क्लासेस में जब तक सिलेबस कवर हो रहा है। उसके बाद शानबाग पर आओ, ठीक है। शानबाग से फिर रिवाइज करना शुरू कर दो। मतलब ऐसा होता है कि आप जब केडी पढ़ते हो आप नोट्स बनाओगे, वो नोट्स बहुत ही लेंदी बन जाते हैं, वो बुक जैसे ही हो जाते हैं, प्रॉपर पूरी बुक छापने वाला काम। तो एंड पे वो नहीं पॉसिबल होता कि आप रिवाइज कर पाओ। तो एंड पे आपको शानबाग में बिल्कुल सारा कुछ मतलब टू द पॉइंट दिया हुआ है, तो वो आपको रिवाइज करना ईजी रहेगा। मैंने क्या किया था, मेरे कुछ नोट्स थे जो मैंने केडी से बनाए थे और वो मुझे ईजी लग रहे थे। कुछ मैंने पढ़े ही शानबाग से थे एंड में, जैसे कुछ टॉपिक्स मेरे रह गए थे, जैसे ओपियोइड्स वगैरह मैंने स्टार्टिंग में केडी से पढ़ा ही नहीं। नसैड्स मैंने केडी से पढ़ा नहीं क्योंकि नसैड्स का हमारा टेस्ट आने वाला था, बट वो टॉपिक बहुत बड़ा था। फिर शानबाग में वो काफ़ी अच्छा दिया था। तो ऐसे मैंने मतलब कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने केडी से बहुत अच्छे से पढ़े। जो बच्चे कुछ टॉपिक्स थे वो मैंने शानबाग यूज़ की थी। तो आप ऐसा फार्मा स्टडी कर सकते हो। तो अब मैं बताती हूँ मैं अपनी स्ट्रेटजी पूरी फार्मा की, मैंने सारा साल कैसे क्या क्या किया, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो ये रहे मेरे कुछ नोट्स हैं ये जो मैंने एंड में बनाए थे और ये मेरे काफ़ी काम आए थे। और ये मेरी केडी की बुक और मेरी शानबाग में तो मुझे इतनी एंड में इतनी कन्वीनियंस चाहिए होती है ना। देखो मैंने हर एक टॉपिक ऐसे अलग से यहाँ लगाया हुआ है कि हाँ इस जगह पर ये है, ताकि मुझे ढूंढना भी ना पड़े, बिल्कुल भी एफर्ट पुट ना करना पड़े। और मैंने इसके इंडेक्स में क्या किया है देखो,
जो इसके कंटेंट्स हैं। ये मैंने स्टार्स डाले हैं जो 15 मार्क्स में आए थे हमारे, मैंने प्रीवियस ईयर खोल के देखा, जो 15 मार्क्स में आए थे वो स्टार कर दिया, और जो जितनी बार रिपीटेड था मैंने उतनी बार स्टार किया ताकि मैं उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे सकूं। बट हमारे टाइम पे हर बार ऐसा ही हो जाता है, जो बहुत ही बार रिपीट हुआ होता है ना वो आता ही नहीं है पेपर में। बट चलो कोई नहीं, मैंने सारा साल इतना पढ़ा था कि एंड में पेपर में कुछ ना कुछ कर पाई थी। तो ये फ़ायदा होता है सारा साल पढ़ने का, मतलब कुछ ना कुछ आपके वीक टॉपिक्स रह जाते हैं और कई बार किस्मत इतनी ख़राब निकलती है कि वही पेपर में आ जाता है। जैसे मैंने ब्लड को थोड़ा सा निगलेक्ट किया था और ब्लड से 2-3 क्वेश्चंस आ गए थे, वो तो मैंने कैसे भी करके लिख दिया और मैं पास हो गई। और अगर आपको मेरे मार्क्स नहीं पता है तो मेरे मार्क्स आए थे 570 इन सेकेंड ईयर, ठीक है, 71 पॉइंट समथिंग % बन रहा है, तो क्लास में 4th आई थी, ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा कंटेंट्स। फिर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखे थे ड्रग्स जो मतलब कम पड़ी हुई हैं बट आई हुई हैं कभी ना कभी पेपर में, और जो ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह ये सब भी आ जाता है, मतलब ये तो पक्का ही होता है। तो अगर मैं पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी बताऊँ तो अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, उसमें 2-3 क्वेश्चन डेंटल फार्मा से आते हैं, जैसे स्टिप्टिक्स हो गया हमें आया था, ब्लीचिंग एजेंट्स आ जाता है, ठीक है। ऐसे 2-3 क्वेश्चंस, एस्ट्रिंजेंट्स वगैरह, वो सारे मतलब कई बार एक ही क्वेश्चन पेपर में ये 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप ऐसे पढ़ना चाहते हो ना कि मेरे मार्क्स अच्छे आए, तो आप अपनी डेंटल फार्मा को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक, उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर बाकी चीज़ें आपको नहीं आती, वो 3 आते हैं, फिर भी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हाँ मैंने एक ही चैप्टर किया और इसमें से 3 क्वेश्चन आ गए, चलो मुझे आते थे ये। फिर उसके बाद जो GIT है, GIT में से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन हमें आया था, ऐसे ही कोई आ जाएगा, सिमेट्रिडिन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो मैंने उसके लिए क्या किया था ना, ये देखो जितनी भी ड्रग्स आई थी वो सारी मैंने एक पेज पे ऐसे लिख दी थी यहाँ, और ये 15 मार्क्स वाले मैंने टॉपिक्स लिख दिए थे। अगर आपको चाहिए होगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी ये सब, ठीक है, धीरे धीरे करके, बहुत सारे नोट्स हैं। तो ये मैं एंड की स्ट्रेटजी बता रही हूँ कि मैंने लास्ट में कैसे पढ़ा था फार्मा को। तो ये फिर लास्ट में KD तो मेरे काम ही नहीं आई थी, जो मैंने KD से नोट्स बनाए थे वो भी मेरे काम नहीं आए थे। KD काम आते हैं ना सबसे ज़्यादा क्लासिफिकेशंस के लिए, क्योंकि शानबाग में उतने अच्छे से क्लासिफिकेशंस नहीं दिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको मतलब उतना एफर्ट नहीं पुट करना है, मतलब मुझे लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा ही एफर्ट पुट कर दिया फार्मा पर, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पूरा साल इसको पढ़ रही थी, नोट्स बना रही थी। तो मुझे एंड में लगा कि हाँ मुझे वो, अगर मैं वो नोट्स ना बनाती, उसकी जगह सिर्फ ये पढ़ती रहती, तो मेरे मार्क्स अच्छे आते, अगर मैं उस हिसाब से सोचूं। बट अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोचूं फिर मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हाँ मार्क्स अच्छे हो सकते थे अगर मैं ये सिर्फ रट्टा मारती, बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आई एम फाइन विद इट। बट अगर आपको ऐसा ही है कि सिर्फ मार्क्स ही लेना है, फिर वो आपकी मर्ज़ी है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। बट अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया ना, तो फिर तो KD मत ही उठाना, फिर तो शानबाग से ही स्टार्ट करना। बट अगर आप KD करते आ रहे हो देन वेल एंड गुड। ये 4 शीट्स ली मैंने, एक एक टॉपिक के क्लासिफिकेशन लिखी। ये क्लासिफिकेशन है जैसे एंटीकोलिनर्जिक की, एंटीकोलिनेस्ट्रेसिस की, फिर उनके मैंने ADR और यूजेस लिख लिए थे। तो और उतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं होती एक्शंस की वैसे, पर आपको यूजेस और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस पता होनी चाहिए। तो ये मैंने ऐसे लिख लिए थे, जैसे ये देखो ओपियोइड्स। और पता है क्या होता है, चाहे शानबाग ही है फिर भी मुझे ना एग्ज़ाम में मैं इतनी ऑक्यूपाइड होती हूँ ना, मुझे होता है कि यार मुझे बिल्कुल भी इधर उधर हाथ पैर नहीं मारने, मैंने जो करना था कर लिया है। और मैं थोड़ा सा ये सब कर लेती हूँ, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, वो इतना बड़ा चैप्टर है और वो इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, तो मैंने उसको कंसाइज करके लिख लिया 2 पेजेस में। मैं दिखाती हूँ अगर मुझे मिले तो। लिखा भी सिर्फ वही है, क्लासिफिकेशन लिखी है मैंने उसकी, उसके एक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और सारे एक्शंस भी लिखे हैं। फिर मैंने उसके यूजेस भी लिखे हैं और उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ये सारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने इतने में ही कवर कर दिया है।
तो ये मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि उनको काफ़ी बेनिफिशियल लगता है जब भी वो मेरे ऐसे नोट्स यूज़ करते हैं, तो मुझे खुशी भी होती है। बट हाँ, ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए करती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी इधर उधर पेजेस ना पलटाने पड़े। तो अब तक का अगर हम समराइज़ करें तो मैंने क्या क्या आपको टिप्स बताई हैं। पहली बात तो कंसाइज करके लिख लो नोट्स को। ये आप स्टार्टिंग से नहीं कर सकते, ये पहले आपका पढ़ा होना चाहिए, फिर आपको ऐसे जब रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है, आप उन रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये कंसाइज नोट्स बना सकते हो, ये वैसे नहीं बनते। और आपको क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख लेने हैं एक पेज पे, ठीक है, जितने भी है आपको, जितने भी कवर करना है। ये लास्ट के 1-2 मंथ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे प्रिपेयर करना है फार्मा में एंड में जाके अपने एग्ज़ाम के लिए, जितने नोट्स हो सके बनाओ। और एक मेरी और एडवाइस है कि आपके क्लास में जो टेस्ट होते हैं ना, चाहे मतलब कैसे भी जाएं आपको कभी भी मिस नहीं करने। वो टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, आपको कितना कुछ रियलाइज़ होता है देख के, अपने आप का पता चलता है, अपनी प्रेपरेशन का। और एंड में ना सफाई का भी ध्यान नहीं रहता मुझे। देखो ये मेरे बीटा ब्लॉकर्स के नोट्स हैं और ये हमें 15 मार्क्स में आया था, और मैंने पिछले दिन ही बैठ के ये जल्दी जल्दी लिखा कि मुझे ये चाहिए, ये मुझे बार बार रिवाइज़ करना है। तो बहुत फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों का। आप जो डेंटल फार्मा है उस पर बहुत ही ध्यान देना शुरू कर दो, अगर आप चाहते हो कि वो 3 क्वेश्चंस तो आपके पक्के हो जाएं। और जीआईटी जो यहाँ तक मैंने नोटिस किया ना, जीआईटी में से तो पक्का आता ही आता है एक क्वेश्चन। और एलए या फिर जीए, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक तो पक्का आएगा ही आएगा, चाहे 15 में आए चाहे शॉर्ट में आए। और ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी, हमें जनरल एनेस्थीसिया आया, बट चलो मैंने कभी तो पढ़ा था तो मैंने लिख दिया। बट या उतना अच्छा नहीं लगा था मुझे, कि मुझे पता होना चाहिए था कि जीए एलए पक्का ही आता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी मिस ना करती एंड में रिवीजन उसकी। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू स्टडी फार्मा। आई होप आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग फार्मा। अगर कुछ भी बचा हो तो मुझे आप बता देना कमेंट्स में, मैं उसका भी थोड़ा बहुत कवर कर दूँगी। कुछ भी बचा हो तो मुझे बता देना। ओह, लाइट चली गई थी आगे। एंड आई एम सॉरी फॉर मेकिंग दिस वीडियो सो लेट। मुझे पता है सेकेंड ईयर कब से शुरू हुआ है, बट तब हमारा भी चल ही रहा था, हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह थे, फिर रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मुझे नहीं कॉन्फिडेंस आता जब तक मेरा रिज़ल्ट ना आए, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है। बट कोई भी डाउट हो आप मुझे बता दिया करो कमेंट्स में, और मैं मतलब अब तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं जल्द से जल्द बाकी वीडियोस भी डाल दूँ। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।